हो चुका है। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:36 से प्रोग्राम का आगाज होता है। तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे हम बढ़ेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा है जो आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने नुमाइंदों को भी साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। दिल्ली से लेकर लद्दाख तक और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारी नज़र इस प्रोग्राम के जरिए रहेगी। कई ऐसे फैसले जो इंतजामी सतह पर रात देर गए लिए जाते हैं, आप तक नहीं पहुंच पाते। सुबह सुबह कोशिश रहती है कि जहां आप चाय की चुस्कियों के साथ खबर भी आप तक पहुंचे और दुनिया भर की खबरों, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्या कुछ करती है, मरकजी हुकूमत क्या फैसले लेती है, उन खबरों से भी आपको रूबरू कराया जाए और आगाही आपको हासिल हो। आज लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, मुल्क के बाकी हिस्सों या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर 2-3 बड़ी बातें हैं वो आपके सामने रखनी है और वक्त मिले तो गजा पर भी बात करेंगे। साथ साथ कॉल्स भी प्रोग्राम में आपकी शामिल करेंगे। ठीक 9:40 पर लाइंस आपके लिए ओपन हो जाएंगी, आप अपनी बात रखेंगे। श्रीनगर स्टूडियो भी चलेंगे। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर साथी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। खबरों पर जब हम बात करेंगे तो ज़रूर उनके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज करेंगे। यानी आज के दिन से शुरुआत होगी और आज दिसंबर की 14 तारीख है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख के आईने में कई अहम तरीन वाक़यात हैं और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या जब हम आज हिस्ट्री ऑफ द डे में पन्नू को पलटते हैं तो पता चलता है खलीफा दोम हजरत उस्मान बिन अफ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा आज के दिन बनाए गए। और ये जो आपको डेट्स दिखती हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक है। 644 में ऐसे ज़रूर आती है, लेकिन जब आप अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक देखते हैं तो दिसंबर की 14 तारीख आ जाती है। 1600 में आज ही के दिन मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, नेशनल कैपिटल है, इसके खलीज में आज ही के दिन उलियो रवान नोट जहाज के डूबने से 350 अफराद की मौत हुई। 14 दिसंबर 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के अंदर आज के दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायम की और यह पहली इस तरह की साउथ इंडिया के अंदर मद्रास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कायम करने का पहला इस तरह का कोई फैसला था। 1799 में आज ही के दिन अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन अव्वल का इंतकाल आज के दिन हुआ, तो आज उनकी बरसी भी है। अमेरिका में सरकारी सतह पर व्हाइट हाउस में तकरीबात का एहतमाम होता है। साल 1927 था, दिसंबर 14 की तारीख थी जब इराक को बरतानिया से आज़ादी मिली, तो आज इराक आज़ादी का दिन मना रहा है। 14 दिसंबर 1927 आज के दिन बरतानिया की अफवाज ने इराक को छोड़ा। साल 1937 था, तारीख 14 दिसंबर की थी, जापानी अफवाज ने आज ही के दिन नाओंगजंग पर कब्जा किया। 1967 में लेबोरेटरी में डीएनए शेल का पहली मर्तबा पता लगाया गया। जितने भी दुनिया भर के अंदर जो डीएनए टेस्ट होते हैं उनकी शुरुआत आज के दिन हुई और लेबोरेटरी में डीएनए शेल का पता लगाने का जो पहला इस तरह का कोई इकदाम था या कोशिश थी वो कामयाब हुई 14 दिसंबर साल 1967 को। और 1988 में आज के दिन 35 बरस कबल अमेरिका में तंजीम आज़ादी, जिसने फ़लस्तीन के साथ बातचीत के लिए पहली मर्तबा इत्तफाक किया, राजी हुआ। यानी फ़लस्तीन की आज़ादी को लेकर या जो 2 स्टेट्स की थ्योरी है उस पर अमेरिका मानता तो है लेकिन बातचीत के लिए तैयार नहीं था। मुनज़्ज़म तरीके से बातचीत हो, मुज़ाकराती अमल के ज़रिए गज़ा के इस मसले को सुलझाया जाए जो आज भी एक पूरी आलमी इंसानियत के लिए तशवीश का सबब बना है। उसके लिए आगाज़ अमेरिका की तंजीम की जानिब से आज़ादी फ़लस्तीन के साथ मुज़ाकरात का दौर 1988 में 14 दिसंबर को शुरू हुआ था। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको खबर बता दें, चूँकि कौमी शाहराहों पर नज़र रहती है। आप जम्मू से श्रीनगर, लद्दाख से कश्मीर या फिर कश्मीर से जम्मू की तरफ या जम्मू से मुल्क के बाकी हिस्सों की तरफ आ सकते हैं या नहीं, इस पर हमारी नज़र रहती है। तो सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट से आपको मौसम का हाल अहवाल बता देते हैं, क्योंकि मुल्क के शुमाली हिस्सों के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में भी सर्दी का खूब असर देखा जा रहा और सुबह सुबह इतलात है कि आज भी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रात के वक्त में ठंड का जो सिलसिला पिछले 3 हफ्तों से था वो बरकरार है और मनफी दर्जा हरारत का मतलब है अभी भी कश्मीर के कई हिस्सों में सर्द लहर से मुश्किलात हैं। आज महकमा मौसमियात की जानिब से जो कंफर्म किया जा रहा है उसमें यह भी पता चला है कि गुलमर्ग के अंदर तकरीबन 5.5, जबकि मनफी 5.3 और 5.4 तक श्रीनगर और जनूबी कश्मीर के कई हिस्सों में आज मौसम जो दर्जा हरारत है वो पहुंच गया है। इन सब के बीच कई एक इलाकों में जहां सुबह सुबह धुंध और कोहरा भी रहता है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, इस तरह की भी इतलात हैं। लेकिन जो कंफर्मेशन हो रही है कि आज 5.4 डिग्री सेल्सियस
माइनस तापमान, माइनस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, जो एक बार फिर से श्रीनगर के अंदर हर गुजरते दिन या रात के साथ रिकॉर्ड कायम कर रहा है। इधर महकमा मौसमियात के तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में किसी भी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शबाना सर्दी के दरमियान 15 और 16 को एक बार फिर से जो खुश्क मौसम है इससे थोड़ी सी निजात मिल सकती है। कुछ एक इलाकों में, कुछ एक हिस्सों में बर्फबारी और हल्की बारिश का भी इम्कान है। 30 जनवरी को 21 दिसंबर से 30 जनवरी के दरमियान एक बार फिर से आप जानते हैं चिल्लाए कलाम का एक दौर जब शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये सीधा आप कह भी सकते हैं कि कितनी सर्दी आने वाले दिनों में होगी उस तरफ वाज़ेह इशारा है और चीज़ें समझ में भी आती हैं। और तकरीबन जो कुपवाड़ा जैसे इलाकों में अगर 3.5 या 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होता है, उसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के दौरान जब आप 15-16 को जाएंगे तो इससे ज़रूर थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, मगर खुश्क मौसम एक बार फिर से 20-21 के बाद होगा। दूसरी कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी, लेकिन 15 दिसंबर शायद कल से कोई जो महकमा मौसमियात बता रहा है, और फिर 17 दिसंबर को मतलब आलूद होगा। इसी बीच कुछ एक बालाई इलाके हैं, हल्की बर्फबारी हो सकती है। 18 से 22 दिसंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा, ये भी साफ कर दिया गया। लेकिन आज फिर से श्रीनगर के अंदर 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, माइनस है, जो महकमा मौसमियात श्रीनगर का दफ्तर है उसने जानकारी दी है। और साथ साथ गुलमर्ग भी सरतरीन मकामात में से एक मकाम है। इसी तरीके से लद्दाख के अंदर भी पारा काफ़ी नीचे लुढ़क गया है और सरतरीन मकामात में द्रास, करगिल सबसे ऊपर है। ये तो एक तरफ की बात थी। अब जरा श्रीनगर चलते हैं। जब मौसम की बात हो रही थी, लेकिन जब लद्दाख की बात छिड़ी है तो लद्दाख के अंदर सैयद तजम्मुल आज मौसम काफ़ी ठंडा जम्मू कश्मीर की तरह ज़रूर है, शुमाली भारत के बाकी हिस्सों की तरह हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा सर्दी ज़रूर रहती है, लेकिन सियासी पारा भी आइंदा दिनों में गर्म होगा, इस बात के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। और फिर से खबर यह है कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला एक अहम तरीन मीटिंग कर सकता है, जिसके लिए आज से तैयारियां यूनियन टेरिटरी लद्दाख के तमाम कायदीन के साथ हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। चूंकि मौसम की बात चली तो चूंकि जब श्रीनगर स्टूडियो तक मेरा आना हुआ, अपने घर से यहाँ आना हुआ, तो थोड़ा मैं बाहर की तस्वीरें भी आपको बता दूं कि बाहर क्या कुछ है। धुंध बहुत है, कोहरा बहुत है, और जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे सुबह तो इसको कम से कम कुछ मिनटों तक आप स्टार्ट रखें। उसके बाद जब गाड़ी रेस पकड़ेगी उसके बाद आपके जो फ्रंट मिरर वगैरह हैं उसको साफ करने के बाद, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से आज जो है -5 डिग्री तो आपको महकमा मौसमियात बताता है। लेकिन जब आप घर से बाहर आते हैं, बड़े वार्म रूम से आप बाहर आते हैं, लॉन्स में जाते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके निकलना शुरू करें, थोड़ा सा और एहतियात करें, क्योंकि पहले ही डॉक्टरों ने जो आर्ज कलम में मुब्तला लोग हैं उनके लिए मुतनब्बा किया कि वो थोड़ा सा और एहतियात करें। और जब खुदा न खास्ता कश्मीर में बीमारियों की बात करें, बीमारों की बात करें, तो ये 2-3 महीने काफ़ी कठिन है। लिहाजा जब आप सुबह सुबह निकलेंगे, गैर जरूरी तौर पर ना निकलें। जब मजबूरी के सबब में आपको निकलना हो, कम से कम 10 बजे तक थोड़ा सा आप एहतियात करें। बच्चों की छुट्टियां इसीलिए पड़ी है कि वो सवेरे जो है ठिठुरती सर्दी के खुदा न खास्ता बीमारियों के शिकार न हो जाएं। और जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो थोड़ा सा दाएं बाएं जरूर देख लें, क्योंकि सुबह सुबह हमने देखा कि सड़क हादसा का भी बहुत बड़ा वजह जो है वो गहरी धुंध होने की कहीं ना कहीं वजूहात मिल सकते हैं। खैर, ये तो एक कश्मीर की सूरत हाल, जहाँ गुलमर्ग, अपरवट, यूसमर्ग, सोनमर्ग और उसके बाद पहाड़ी जिला जिसमें बांडीपोरा, गुरेज, करना और बाकी इलाके हैं, माइनस टेम्परेचर के बीच में रातें गुजर गई। सुबह सुबह जो आगाज हुआ, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से एहतियात जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर को 4 अगस्त 2019 के बाद जिस सियासी तस्वीर के साथ बदलाव देखा गया, 70 सालों के बाद लद्दाख की रियासत में भी काफी ज्यादा हलचल तेज हुई है। और लद्दाख को पहले ही मरकजी वज़ीर दाखिला से जो है लद्दाख की क़यादत से राब्ता हो चुका है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ कई एक अंजुमनों का क़याम कश्मीर के लद्दाख में हुआ, और लद्दाख जो किसी वक्त में तीसरा सूबा हुआ करता था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब ये सूबा जो है ये मुकम्मल तौर पर असेंबली लेस रहा। पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारियों से पहले कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरान की मीटिंगें भी हुई, और उसके बाद मरकज के साथ शर्त और शुरूत जो है वो रखे गए कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कारगिल की इस मीटिंग में जब आप कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरान की बात करते हैं तो कई मौकों पर इन्होंने न सिर्फ LAB और बाकी अंजुमनों के तहत मरकजी वज़ीर दाखिला से अपने मुश्किलात रखे, और कारगिल को अलग यूनियन टेरिटरी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की जो तजवीज़ है वो कई एक इलाकों से आवाज़ें उठी थी, क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर के उस बजट से शायद जो बजट का शेयर मिलना चाहे था, खदशा था कि शायद
उतना तामीर और तरक्की नहीं हो पा रहा है। और लेकिन कारगिल और उसके आसपास में जो है वो स्टेट हुड का दर्जा भी किसी वक्त में मुतालबा रखे थे। बाद में जब पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि कारगिल जो है, लद्दाख जो है, लेह जो है, नोबरा जो है, जो लद्दाख प्रोविंस या सूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ज़ेर इंतज़ाम इलाका ही रहेगा, अलग यूनियन टेरिटरी रहेगी, जिसके लिए फराग दिलाना इमदाद जो है वो मरकजी सरकार जो है बराह रास्त लद्दाख वासियों तक पहुंचाएगी। अब इन मीटिंग का सिलसिला जो है आपको याद होगा, वफाकी वजीर अमित शाह के साथ लद्दाख के इन मुख्तलिफ डेपुटेशन या अंजुमनों की मीटिंग जो है वो नई दिल्ली में हुई। सबसे बड़ी डिमांड जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जो मामलात हैं वो फिलहाल लद्दाख को भी चलाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है वो फिलहाल लद्दाख को भी देखते हैं। इसी तरह से लद्दाख की तामीर नौ के लिए और स्टेट हुड से पहले, जहां जम्मू कश्मीर में स्टेट हुड दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने फैसला किया कि लद्दाख सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी रहेगा। अब लद्दाख में चूंकि यहाँ पहाड़ी तरक्याती काउंसिल है, जिस तरह से शहरों में म्यूनिसिपलिटी हुआ करती है शहरी तरक्कियों के लिए, इसी तरह से लद्दाख में वो इंतखाबात हुए हैं। बिल्कुल, इसमें मीटिंग्स बहुत सारी सैयद जमूल हुई हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि मरकजी वजारत दाखिला लद्दाख की क़यादत से फिर से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 दिसंबर को आखिरी इजलास हुआ, लेकिन इम्कान है कि सरमाई इजलास पार्लियामेंट का ख़त्म होते ही एक और मीटिंग होगी। लेकिन एक तरफ लैब और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो दोनों अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के नोटिस में ला चुके हैं, जिस पर मुज़ाकरात भी आगे बढ़ते रहे। अब 4 निकाती एजेंडा भी था जिसमें स्टेट हुड की भी बात थी। आज मजीद क्या कहा गया है, क्योंकि एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश हुई है। मोहम्मद इसहाक हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं लद्दाख से। इसहाक बहुत शुक्रिया। चलिए, लद्दाख से जब तक इसहाक ज्वाइन करेंगे तो आपको एक चीज़ और भी बता दें कि अब तक जो बातें रखी गई थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का सैयद जमूल जिक्र कर रहे थे, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के फैसले को सही सुनाया, वो एक थोड़ी सी जो है वो धचका ज़रूर लद्दाख की इस क़यादत को लगा है। मगर जहाँ तक बात अभी तक मुतालबात की है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट डिमांड्स के हवाले से, जिसको आप चार्टर ऑफ डिमांड्स भी कहेंगे, वो फिर से मांगा गया है। दूसरा, जो 2 बॉडीज जो इस वक्त नुमाइंदगी कर रही हैं लद्दाख की, जिसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी है जिसको लैब भी कहा जाता है, इन दोनों ने मिलकर जो 4 दिसंबर को मीटिंग की थी, जो पॉइंट्स रखे हैं उस पर मजीद तहरीरी तौर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके मरकजी हुकूमत के नोटिस में लाएंगे। और इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से नित्यानंद राय और दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, जो कि कहा जा रहा है कि अगली मीटिंग के लिए लद्दाख जाने की तैयारी भी कर रहे हैं और हो सकता है कि 22 तारीख के बाद किसी वक्त भी स्केड्यूल तैयार करके मीटिंग का ऐलान कर दिया जाए, बल्कि डेट का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा डॉक्यूमेंट की सूरत में लैब की तरफ से, केडीए की तरफ से, जिसमें ऑलरेडी जो मेन पॉइंट्स से डिस्कस हो चुके हैं वही डॉक्यूमेंट्स जो दिल्ली, वही बातें जो दिल्ली के अंदर डिस्कस हुई हैं। लद्दाख में आइंदा मीटिंग होगी, एजेंडा किसी भी तरीके से तब्दील नहीं होगा। ये करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने पहले से क्लियर कर दिया है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि 30 सितंबर 2024 से पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात की बात हो रही थी, जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हुड का मुद्दा, इंतखाबात की तो बात लद्दाख के अंदर नहीं हुई, लेकिन यूटी को वापस स्टेट बनाया जाए, मुकम्मल रियासती दर्जा सिक्किम की तर्ज पर वहाँ असेंबली हो। इसके साथ साथ मुतालबा किया गया कि 2 लोकसभा सीटें कम से कम दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अलग अलग पॉपुलेशन बेस्ड आप सर्वे को सामने रखिए उस चीज़ पे। और 6 शेड्यूल की मांग के साथ साथ इस बॉडी ने जो हुकूमत के सामने एक मुतालबा रखा था कि जब आप रोज़गार देंगे तो मकामी नौजवानों को, यानी डोमिसाइल का खास तौर पे ख्याल रखा जाए, डोमिसाइल लॉ की बात हुई थी। ये 4-5 पॉइंट्स थे। एक आधी चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का 370 पर फैसला आने के बाद थोड़ा सा धचका ज़रूर है, लेकिन बाकी पॉइंट्स जो है, आज सुबह जब केडीए के मेंबर्स से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हमारा एजेंडा अनचेंज रहेगा, लेकिन मीटिंग कब होगी ये देखना बाकी होगा। चूंकि लद्दाख का दौरा मरकजी वजारत दाखिला की जो जिम्मेदारान हैं वो करेंगे। नित्यानंद राय इसमें शामिल हो सकते हैं, अजय भल्ला हो सकते हैं, और अगली मीटिंग जैसे ही इजलास दिल्ली के अंदर 22 तारीख को ख़त्म होगा पार्लियामेंट का, उसके बाद तय की जाएगी। इस तरह की अभी तक डिटेल्स हमारे पास हैं। ये तो बात लद्दाख की थी, लेकिन बात आप ज़रा सफ़र के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल इस एतबार से भी आज जम्मू सूबे के अंदर तकरीबन 4 से 5 अजला को फिर से कवर करने की कोशिश आप जानते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अजला में जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर आप सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर सर्विस चलती थी, और जम्मू के इन हिस्सों में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर सर्विस आज से शुरू होने जा रही है। बीच में कुछ मुश्किलात आई, पवन हंस हेलीपैड हेलीकॉप्टर सर्विस जिसको आप कहते थे, लेकिन आज से फिर से ये सर्विस शुरू होगी। सफर और भी आसान होगा और हो सकता है किराए में किसी तरह की रियायत हो, मगर एक बात आपको बताना जरूरी है कि राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ जहां ऑलरेडी ये सर्विस चल रही थी, बीच में रोक दी गई थी, काफी मुश्किलात हुकूमती सतह पर भी आई, और इन प्राइवेट कंपनियों की तरफ से जो तैयारी इन इलाकों में भेजे जाते थे उस हवाले से भी काफी मुसीबत रही 2019-20 के बाद, जिसकी वजह से बीच में जाकर रोक दिया गया। और अब जाकर सूबाई सतह की एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ साथ दीगर जो मुतलकीन थे वो इस मीटिंग का हिस्सा बने, और आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के इन पहाड़ी इलाकों के अंदर जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको कहा गया है कि नोडल ऑफिसर तैनात करें और हेलीपैड्स के साथ साथ बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए फौरी तौर पर इकदामात उठाएं। जिन जिन को जिम्मेदारियां दी जानी हैं मुकर्रर मुद्दत के अंदर, और मुद्दत तो ज़्यादा अब रही है नहीं उस हिसाब से, चूंकि आज ये काम सारा होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अनिल शर्मा के पास भी हम चलेंगे। एक बात आपको सिविल सेक्रेटरीट से भी सुनाना ज़रूरी है। जब ये मीटिंग हुई तो मीटिंग में मजीद क्या चीज़ें डिस्कस हुई? नोडल ऑफिसर्स की तैनाती होगी, जॉइंट इंस्पेक्शन होगी, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर टेक्निकल टीम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां जहां हेलीपैड्स बनाए जाएंगे अलग अलग अजला के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर मुआयना भी सूरत हाल का करेगी कि कहां पर एक्चुअली इस सर्विस को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। साथ साथ सर्विसेज का आगाज करने से पहले यह भी कहा जा रहा है कि स्केड्यूल क्या होगा, और जो डेजिग्नेटेड लोकेशंस हैं जहां पर रुकना है, वहां से वापसी होनी है, फिर इंतजामी सतह पर चीज़ें जो हैं जिनमें किराया सबसे बड़ा एक फैक्टर रहेगा वो तय करनी है। उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन जब मीटिंग कर रही थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर मजीद क्या तस्दीक की गई है और उसके बाद कंफर्मेशन हुई, उनकी बात आपको सुनाते और उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंडर MHA के तहत हमारी एक स्कीम शुरू हुई थी, सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर सर्विस स्कीम। उसमें ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था कि जब विंटर्स आती थी तो रोड कनेक्टिविटी जो थी वो कट जाती थी लोगों में, और कई नीडी लोग होते थे, कई पैसेंजर्स होते थे लोकल रेजिडेंट्स के, जिनको कि वहाँ से शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता। कोई मेडिकल एवैक्यूएशन हो गया, कोई किसी को किसकी ज़रूरत हो जाती थी, तो उसके लिए ये स्कीम जो है चलती आ रही है 2017 से। अब हम लोग जम्मू के लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं ये स्कीम, जो कि 6 महीने के लिए चलेगी। ये चलेगी हमारी 14 दिसंबर से टिल 30 अप्रैल तक। इसमें हम लोग ये करेंगे, कुछ अप्रूव्ड रूट्स हैं जो MHA ने हमें दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। वो अप्रूव्ड रूट्स जो जम्मू के लिए हैं, दैट इज किश्तवाड़, सौंदर, नावापाची, इंशान और किश्तवाड़ बैक, देन जम्मू, रजौरी, पुंछ, देन वी हैव जम्मू, डोडा और किश्तवाड़ के लिए। अब इसमें ये है कि वही एलिजिबल होंगे जो कॉमन पैसेंजर्स आ गए और जो नीडी लोग होंगे, लोकल रेजिडेंट्स ऑफ द UT-J&K के। और इसमें हम लोग VIP ऑफिसर्स या टूरिस्ट या ऑफिशियल ऑन टूर जो होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। तो इसका ये है कि MHA जो है वो 75% पे करता है और 20% जो है वो पैसेंजर को शेयर देना पड़ता है, और 25% जो है वो स्टेट देती है, UT देगी हमारी J&K गवर्नमेंट। आज हमने स्टार्ट किया था 8 दिसंबर से 2022 से टिल अप्रैल 30 तक किया था 2023 तक। उसमें हमारे जो टोटल पैसेंजर्स आए थे जम्मू और कश्मीर के डिवीजन के मिला के 5467, मतलब 5467 करे थे। उसमें से जो थे जम्मू के जो थे वो 34672 थे। तो उसके हिसाब से ये देखा गया कि लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, और मोस्टली जो है मेडिकल एवैक्यूएशन के लिए लोगों को बहुत हेल्प हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या डिसाइड किया वो आपके सामने रखा है। हमारे साथ अनिल शर्मा भी जम्मू से ज्वाइन किए। अनिल, क्या और डिटेल्स हैं और स्केड्यूल को लेकर कोई बात सामने आई है? आज जिन लोगों को किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ जाना होगा, क्या टाइमिंग तकरीबन सेट होगी? और चूंकि किराए को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, जहां कहा जा रहा है सिर्फ 25% पैसेंजर्स को बेयर करना है, 75% मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाकी जो खर्च है वो उठाएगी। थोड़ा सा और बताइएगा डिटेल वाइज, अगर कोई बजरिया हेलीकॉप्टर जाना चाहे इन पहाड़ी इलाकों में तो क्या करना होगा और कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि नोडल ऑफिसर्स को भी नियुक्त कर दिया गया है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी सेवा प्रदान करनी है और चाहिए तो उसके साथ साथ आपको नोडल ऑफिसर जो है वो प्रोवाइड कराएगा। और कहीं ना कहीं जिसमें एवैक्यूएशन की बात करते हैं तो इसमें पूरे बतौरे तरीके के साथ जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने साफ गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ जाहिर किया है कि जो MHA है
وہ 75% जो है इसका जो पूरी तरह से खर्च जो है वो उठाती है, और 20% जो है वो आम नागरिक को उठाना होगा, और 5% जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से योगदान देगी। और कहीं ना कहीं एक राहत भरी जरूर हो सकती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि इन दिनों में काफी ज्यादा बर्फबारी का सीजन देखने को मिलता है, चाहे वो कश्मीर की बात करते हैं, और कश्मीर में ये 8 तारीख से सेवाएं शुरू हुई हैं, और ये लगभग 6 महीने में, क्योंकि जब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक जहां पर ज्यादातर बर्फबारी होती है, क्योंकि अभी भी लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन था, और इसी को लेकर हमने एक प्रयास किया कि कल सिविल सेक्रेटरी से ये जानकारी प्राप्त करें, और कल एक बड़ी बैठक भी हुई है इसको लेकर। और अब इंतजामिया ने ये आम शहरियों के लिए, चाहे वो डोडा की बात करते हैं, किश्तवाड़ की बात करते हैं, जो ये स्पेसिफिक पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल जो है वो टूट जाती है, जिसके चलते चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए जो है ये सेवाएं अब शुरू हो चुकी हैं, और आज से ये सेवाएं जो है आम नागरिक तक प्रदान होती हुई नजर आई। सैयद जमुल, आप भी चूंकि जब जम्मू प्रोविंस की बात हो रही है तो कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी जहां गुरेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात रहती हैं, करना, टंगधार, उड़ी जैसे इलाकों में अब जब सरमा में जाएं तो ऐसी मुसीबत होती है, तो क्या कश्मीर प्रोविंस का भी सूबाई सतह पर ऐसा कोई टाई अप हुआ है एमएचए के साथ, कोई कंसर्न एजेंसीज के साथ, कंपनियों के साथ? शायद हम इसी तरह इसी बेस पे हेली सर्विसेज कश्मीर में देखें। देखिए, ये आज की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि पवन हंस और बाकी कंपनीज जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरह का तजुर्बा कर चुकी है, चूँकि मेडिकल इमरजेंसी का अनिल ने जिस तरह से हवाला दिया, गुरेज में गुज़श्ता साल जो है दर्द ज़हन में मुब्तला एक खातून को मुआवजाती तौर पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस की हिदायत पर इसी तरह की सर्विसेज का इस्तेफादा हासिल करने के बाद किसी न किसी तरह से अस्पताल पहुँचाया गया। जब आप गुरेज और ऊपरी इलाकों की बात करें, जब आप दावर से निकल कर जब आप बड़ुआब और ऊपरी इलाकों में जाएं, करना, लेह लद्दाख के और बाकी इलाकों में जाएं, तो ये सर्विसेज शुरू भी हुई और ख़त्म भी हुई। अब ये शुरू कैसे होती है, क्योंकि बांडीपोरा में जो चीफ इंजीनियर ब्यूकॉन का ऑफिस है, वहाँ के पास में जो हेलीपैड है, वहाँ से आपको ये सर्विसेज का इस्तेफादा मिलता है। लेकिन इसका तजुर्बा जो है वो यात्रा के दौरान भी किया गया। इसका तजुर्बा जो है किसी वक्त मुझे याद है कि साबिक हुक्मरानों ने ऐलान तक किए थे कि गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग, अफरवट, इन ऊंची पहाड़ियों तक जहां आपको मुअम्मर जो हमारे सयाह जम्मू कश्मीर वारिद होते हैं, जिनका ताल्लुक न सिर्फ यूरोपियन ममालिक बल्कि मगरबी हिंदुस्तान, शिमाली हिंदुस्तान की रियासतों से होता है, लेकिन ये तजुर्बा फिर बाद में काम नहीं आया। देखिए, अगर आपको सब्सिडाइज सफ़र चाहिए तो आपको जिस तरह से अनिल बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी कुछ % बर्दाश्त करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कुछ बर्दाश्त करेगी, तो इसका गालिबन मतलब ये रहता है कि आपको 2000 से 2500 के आसपास में आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन टिकट की जो प्रायोरिटी है, जिस तरह से आपने मडवा, किश्तवाड़ और दक्षिण और ऊपरी इलाकों में अगर आपने जाना है, तो इलाकों में इस सर्विस को कैसे बाकायदा बनाया जाएगा, एक बड़ा चैलेंज है। मौसमी हालात अपनी जगह, बीमारियों के हालात अपनी जगह, लेकिन रेगुलर सर्विस चलाने के लिए जो ऐलानात कश्मीर से अब जम्मू के लिए अब इसका इस्तेफादा या फायदा हासिल होगा, खुशाइदा कदम है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी की जरूरत है कि इसको कैसे कंटिन्यू किया जाए, ताकि पवन हंस और बाकी कंपनियां जो है ये उड़ान तो भरेंगे, लेकिन सब्सिडाइज पैसा किस तरह से ट्रांजेक्शन होगी। यात्रा में हमने देखा कि इस तरह के सफर को कामयाब किया गया, क्योंकि वो कॉन्टीजेंट, वो जो जत्था है यहाँ पहुंच जाती है, वो मिनिमम 1 या 2 महीने तक खत्म हो जाता है। लेकिन आगे चलकर मुझे लगता है कि दूर दराज इलाके जो है थोड़ा सा मौसम भी, चूंकि जून, जुलाई, अगस्त के आसपास यात्रा होती है, तो थोड़ा सा मौसम का भी फर्क रहता है। अब शायद ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन जहां तक बात कुछ लोग पूछ रहे हैं टिकट्स के हवाले से, तो जो कल कंसर्न अथॉरिटीज़ को कहा गया है, एक तो ये कि कोशिश एक होगी कि पहला काउंटर जो है वो टीआरसी जम्मू में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर जो है वहाँ पर लगे, और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको भी कहा है कि आप भी अपने लेवल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेकर अवेयर करें उन लोगों को, अगर किसी को टिकट की ज़रूरत है तो वो कहाँ पर ले सकता है। इसके अलावा जो अहम तरीन लोकेशंस हैं जिनमें हॉस्पिटल्स आते हैं, बस स्टैंड्स आते हैं, वहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए कहा गया है, अगर टिकट या बुकिंग काउंटर के हवाले से उनको मुश्किलात आती हैं। साथ साथ अब ये भी चूंकि एडिशनल जो कमिश्नर थे वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे, पंकज कटोच, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा इस मीटिंग का हिस्सा थी,
ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर जो पवन हंस की तर्ज पर जो पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया उसी तर्ज पर ये भी काम करना चाह रहे हैं। इसके जिम्मेदारान मौजूद थे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और बाकी जो मुतलका ऑफिसर्स थे। डिप्टी कमिश्नर पूंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस मीटिंग का हिस्सा बने। तो आज से जैसे ही टिकटिंग के मुतल्लिक हमें मजीद जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि टीआरसी जम्मू में आज बुकिंग काउंटर जो है या टिकट्स हैं वो मिले। इस ताल्लुक से दिन में ज़रूर आपको और जानकारी दी जाएगी। अनिल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकम्मल तफसीलात देने के लिए। लेकिन सैयद तजम्मुल, अब ज़रा राजौरी भी चलते हैं क्योंकि पिछले दिनों ऑपरेशंस हो रहे थे। इन ऑपरेशंस के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर झड़पें हुई और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर्स में तब्दील हुए और उसके बाद कई लोगों की हलाकतों के बाद गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन मिलिटेंसी के इस फैक्टर को कमज़ोर करने के लिए एक नया प्लान तरतीब दिया गया है, जहां पर वीडीसीज या जो मेंबर्स थे उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग गाँव में तैनात किया गया था, जिम्मेदारियां दी गई, तरबियत दोबारा से फराहम करने का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं पर खबर यह है कि अब सरकारी सतह पर भी इकदाम हो रहे हैं। जो जंगलातों के अंदर जाने वाले जो गार्ड्स हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम करने वाले, उनको भी हथियार फराहम करना या तरबियत फराहम करना जो हुकूमत समझती है जिम्मेदारी है, अगर मिलिटेंसी को मुकम्मल तौर पर कर्ब करना है, एक कोशिश राजौरी ज़िले से हुई है। सैयद तजम्मुल, बिल्कुल, देखिए एक तरफ मिलिटेंसी चैलेंज है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो विंग है वो काफ़ी टाइम से मुतहरिक हमें नज़र नहीं आया। जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब आप अंदर से देखेंगे तो एक तो स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक विंग है, एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो काफ़ी वक्त से सुर्खियों में रहा, काफ़ी वक्त से वो जंगलात के मुहाफिज जो हैं वो काफ़ी वक्त तक अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़ते रहे, लेकिन नताइज अभी हासिल नहीं किए जा सके, जिसमें फायरवुड और टिम्बर स्मगलिंग जो है वो अभी नुक्ते अरूज पर है। लेकिन राजौरी अब बाज़ाब्ता तौर पर पहला इलाका बन गया जहां पर ऊपरी इलाकों में अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को बाज़ाब्ता तौर पर हथियारों से लेस कर दिया जाएगा। हथियारों से लेस न सिर्फ आपको मिलिटेंसी के खिलाफ आपको अगर किसी तरह से कोई चैलेंज दरपेश है तो आप वहां पर अपनी गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं। लेकिन जंगल स्मगलिंग में सिर्फ मिलिटेंसी ही नहीं है, बल्कि इसके आसपास में अगर आपको मुख्तलिफ नशेरी अद्वियात, मुख्तलिफ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपको जंगलात में ही पाए जाते हैं, जिसका गैर जरूरी तौर पर लोग कटाव करने के बाद इससे मार्केट में ले आते हैं, जिससे मुश्किल हालात में जो लोग पहले से जूझ रहे हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर जंगलात में आपको जड़ी बूटी हासिल करना हो, मिसाल के तौर पर जंगलात में आपको मुरी वगैरह, ये वो चीजें हैं जो आपको किसी वक्त में गुरेज, उसके बाद पीर पंचाल, पुंछ, राजौरी के इन जंगलात में वाफिर मिकदार में स्टॉक होता था, लेकिन इसको बाज़ाब्ता तौर पर साइंटिफिकली एक टीम रवाना की जाती थी जो जड़ी बूटियों को वहां से ला कर जो है बीमारी के खिलाफ अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन राजौरी को अब पहला इलाका ऐसा हुआ जहां फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो अब सिर्फ न सिर्फ कंडी, बपलियास, बाटा दूरिया और इसके आसपास के इलाकों में बीते सालों के दौरान जो लगातार मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चले, कई बार इस तरफ का नुकसान हुआ, कई बार मुखालिफिन को इस जगह से खदेड़ने में कामयाबी हुई, लेकिन बेशतर मौकों पर इस खदोखाल को जब हम देखते हैं, मलिक जमशीद से भी राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, जब खदोखाल देखते हैं तो ये डेनिस फॉरेस्ट जो है ये न सिर्फ हथियारों के लिए हाइड आउट के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, बल्कि जो शक है कि शायद जो नशेली अद्वियात, नशेली कार्बियात, मनशियात और बाकी चीजों का जो इस्तेमाल होता है उसके लिए भी घरों का, बस्तियों का नहीं बल्कि जंगलात का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसको स्टोर किया जाए और उसके बाद इसको मार्केट में लाया जाए, जहां से आप इसको पैसा कमाने के गर्ज से अपनी जरूरियात और अपने ऐशो आराम की सहूलियात पूरा करते हैं। मलिक जमशीद मेरे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, सुबह सुबह आपका इस्तकबाल है। ये जो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन और उसके बाद जंगलात में पाए जाने वाले उन जड़ी बूटियों का जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या हम माने कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एक मुनज़्ज़म अब तहरीक चलाएगी इन जंगलात में ताकि 2 in 1 बल्कि 3 in 1 काम मुकम्मल हो सके? तो जम्मू बिल्कुल, इससे बहुत सारे काम मुकम्मल होंगे। जहां सरकार ने ये बड़ा फैसला जरूर लिया है, क्योंकि राजौरी की अगर बात करें, राजौरी में 1 जनवरी के बाद हालात काफी कशीदा देखने को मिले, जहां अब आए दिनों इनकाउंटर की खबर या मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें गर्दिश
करती रहती हैं। और जितने भी इनकाउंटर पिछले कुछ अर्सा से हो रहे हैं फॉरेस्ट रेंज के अंदर ही हो रहे हैं, उसके देखते हुए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से अपने गार्ड्स को हथियार दे दिए गए हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि इससे पहले जंगल में लकड़ी की चोरी की बात करें या इन चीजों की बात करें, मगर उन चीजों पे इतना ध्यान इन इलाकों में पहले नहीं दिया गया। मगर जिस तरह अब मिलिटेंसी दोबारा एक बार फिर देखने को मिल रही है, उसके चलते सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और इन लोगों को हथियार दे दिए गए हैं जो अब जंगल के अंदर इन हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी कई बार गर्दिश कर चुकी थी कि इन लोगों को भी हथियार दिए जाएं, क्योंकि ये लोग घने जंगलों के अंदर अपनी ड्यूटी करते हैं। और दूसरी बड़ी बात इनको हथियार देने की ये भी हम कह सकते हैं, तो जम्मू के जंगल के अंदर के चप्पे चप्पे से ये लोग वाकिफ होते हैं, जिसके चलते इनको हथियार इसलिए भी दिए गए हैं। उसकी बड़ी वजह जो पिछले कुछ अरसा से राजौरी के अंदर की बात करें, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो जंगल के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं। इसको देखते हुए ये बड़ा कदम जरूर राजौरी में लिया गया है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को जो हथियार दिए गए। तो जम्मू एक चीज हमने देखी थी जमशीद मलिक, ये लोग अब तक ये भी कह रहे थे कि उन्हें कई बार खुद भी मुश्किलात रहती हैं। कश्मीर प्रोविंस से कई बार खबरें आई जो सईद जमल साहब बता भी रहे थे कि स्मगलर्स भी कई बार अटैक करते हैं इन लोगों पर। तो ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ वाली कहानी थी वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा क्या मुख्तलिफ फैक्टर्स के हिसाब से काम करना होगा। मिलिटेंसी रिलेटेड जो ऑपरेशन हैं वो तो एट द एंड ऑफ द डे सिक्योरिटी फोर्सेज को करने हैं, लेकिन खुद का भी जो सिक्योरिटी का एक इशू था, क्या वो आज दूर हो गया है? और राजौरी के अंदर ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी हो गई है कि ये जो अलग अलग जगहों पर ग्रुप्स हैं जंगलात के अंदर सरगर्म हैं। कालाकोट से एक बहुत बड़ा जंगल शुरू होता है शादरा शरीफ तक, फिर जाकर आगे मेंढर का पूरा एरिया आता है जो राजौरी के साथ ही टकराता है। सारे मकामात पर अब जो नकलो हरकत होगी वो हथियारों के साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वो करेगी, एफपीएफ होगी। आसिफ बिल्कुल अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ जहां अगर हम देखें राजौरी के अंदर वीडीसी को पहले ही एक्टिव कर दिया गया कि हर इलाके में आज वीडीसी भी देखने को मिल रही है। उसके बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को भी एक्टिव कर दिया, इनको भी हथियार दे दिए गए। इन चीजों को हम तमाम को अगर देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत के साथ साथ जंगल की हिफाजत के साथ साथ अगर कोई इस तरह का मामला सामने आता है उसमें भी अपनी लोग हिफाजत कर सकते हैं। हालांकि राजौरी के अंदर एक बड़ा जंगल जरूर जिस तरह में कह रहे हैं देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए ये बातें पहले से ही कही जा रही थी कि हम इन लोगों को भी हथियार दिए जाए, इसकी बातें की जा रही थी। उसके बाद जिस तरह तक ऑफिशियल तौर पर इसके आधिकारिक तौर पर जो है वो तस्दीक कर दी गई है कि इन लोगों को हथियार सप्लाई कर, इन हथियारों को लोगों को सप्लाई इशू कर दिए गए हैं हथियार। हालांकि ये चीजें कुछ जगह हमने जरूर देखी हैं, जिस तरह ये बताया जा रहा है कि 303 वेपन भी कुछ लोगों को दिया, मगर ये चीज पूरी तरह इनकी तरफ से अभी तक साफ नहीं की कि किस अफसर को कौन सा या किस मुलाजिम को कौन सा हथियार दिया गया। मगर ये चीज जरूर ऑफिशियल तौर पर कंफर्मेशन इसकी हो चुकी है कि इनको हथियार दे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। और राजौरी ज़िला ऑफिशियली जमशीद बता रही थी कि वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहां पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है उस पर जिम्मेदारी जो होती थी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी आप कह सकते हैं, और हथियारों के बगैर ही कई एक इलाकों में ये लोग अब तक काम करते थे, जिस दौरान इनने खुद भी नुकसान एक हिसाब से उठाया। और दूसरी बात ये थी कि जो विलेज डिफेंस कमेटियाँ हैं या मेंबर्स हैं, गार्ड्स हैं, उनको भी पिछले साल अक्टूबर से ही एक्टिव काफ़ी ज़्यादा किया गया। वजारत दाखिला ने जब इनकी स्कीम का नाम तब्दील किया था, लेकिन बाद में जाकर स्कीम को वही जो पुराना सिलसिला चलता था उसी हिसाब से काम चलाने की बात हुई। फिर साबिक पुलिस सरबराह ने भी कहा कि आपको लोकल लेवल पर इकदाम उठाने होंगे, उनमें जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हैं या लोकल नौजवान हैं उनको अगर मिलिटेंसी का खात्मा करना है, तरबियत फराहम करनी होगी, हथियार देने होंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि न सिर्फ मिलिटेंसी बल्कि बाकी भी जो चैलेंजेस इस वक्त स्मगलिंग के हवाले से हैं, मंशियात के हवाले से हैं, उनको भी कर्ब करना है, ख़त्म करना है, उनका दायरा एक सीमित करना है। तो फिर चीज़ें आपको बहुत बारीकी से देखनी पड़ेंगी। बहरहाल सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर खेल के मैदान से, और नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की भी एक कोशिश हुई है। एक लीग के हवाले से बात करेंगे, दीगर कुछ खबरें भी हैं। स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है, बल्कि एक नहीं दो बड़े डिसीजंस हुए हैं। एक प्लान सरकार ने तैयार किया है, क्या वो प्लान है, क्या स्कूलों को लेकर आने वाली हिकमत अमली इंतजामिया की है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आज आपको बताएंगे कि कई ऐसे इंजीनियर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर हैं, कई ऐसे सरकारी अफसरान जिनके प्रमोशन का, तरक्की का या फिर दीगर जो मामलात हैं
उनमें रोड़ा अगर कोई चीज़ बनी है तो विजिलेंस क्लियरेंस अभी तक वो क्लियर ना होना, और दूसरी तरफ उनकी जो सालाना रिपोर्ट्स, जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं, वो वक्त पर ना मिलना, इस वजह से कई अफसरान को मुश्किलात खुद आ रही हैं। उन महकमों की बात करेंगे जहां पर इस वक्त खाली असामियां पड़ी हैं, और वो जो एडॉकिज्म वाली अप्रोच की हम बात करते हैं उसके मुताबिक यूटी में अभी भी काम चल रहा है। ब्रेक के उस पार ये सारे मौसूआत।